हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपना अपना भाग्य कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेखक इसके ज्ञानेंद्र हैं। कहानी विधा है। प्रमुख स्थान नैनीताल का वर्णन है। गरीब लड़का है। कहानी इस गरीब लड़के के ही इर्द गिर्द जो है घूमती है। प्रथम पुरुष मैं शैली में है, क्योंकि लेखक जो है खुद ही पूरी कहानी में जो है जो भी वार्तालाप होती है लेखक खुद ही उसमें बोलता है। प्रमुख समस्या है गरीब समाज की विषमता है कि गरीबी है और समाज में कितनी विषमता व्याप्त है। करुण कहानी है, करुणा है, करुण रस प्रमुख है इसमें। और शीर्षक क्या है? व्यंग्यात्मक है, मनोवैज्ञानिक है और व्यंग्यात्मक में, क्योंकि प्रशासन पे जो है व्यंग्य किया गया है। भाग्यवाद बदनाम सामाजिक जिम्मेदारी है। प्रमुख विरोध प्राकृतिक सौंदर्य बनाम सामाजिक यथार्थ है। बालक वंचित गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व है, मतलब पूरे के पूरे गरीब वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करता है। कहानी का सार। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेसे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे हैं। हल्के प्रकाश और आंधियों सी रग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद, फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था। सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में ही वही सुर में अनुपम नैनीताल। ताल में किश्तियाँ अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर से उधर खेल रही थी। कुछ अंग्रेज एक एक देवी सामने प्रतिस्थापित कर अपने सुई सी शक्ल की डोंगियों को मानो शर्त बांधकर सरपट दौड़ रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपनी बसी पानी में डाले सधैर्य एकाग्र एकस्त एकनिष्ठ मछली चिंतन कर रहे थे। पूरी कहानी का वर्णन है कि क्या क्या कहानी में हो रहा है। पीछे पोलो लॉन था। बच्चे किलकारियां मारते हॉकी का खेल खेल रहे थे। शोर मारपीट गाली गलौज भी जैसे खेल का ही अंश था। मतलब कि खेलते खेलते जो बच्चे आपस में जो ही प्रतिक्रियाएं देते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं, हार जाने पर जो है दुख को व्यक्त करते हैं, तो सारी जो क्रियाएं इसमें दिखाई गई हैं। इस खेल को उतने क्षणों का उद्देश्य बना। वे बालक अपना सारा मन, अपनी सारी देह, समग्र बल और समूचा विधा लगाकर मानो खत्म कर देना चाहते थे। उन्हें आगे की चिंता न थी, बीते का ख्याल न था। वे शुद्ध तत्काल के प्राणी थे। वे शुद्ध ही संपूर्ण सच्चाई के साथ जीवित थे। सड़क पर से नर नारियों का अविरल प्रवाह आ रहा था और जा रहा था। उसका ना और था ना कोई छोर था। यह प्रवाह कहाँ जा रहा था और कहाँ से आ रहा था, कोई इसको नहीं बता सकता। सब उम्र के, सब तरह के लोग उसमें थे, मानो मनुष्यता के नमूनों का बाजार सजकर सामने से इठलाता निकला चला जा रहा हो। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे। चिथड़े से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। भागते खेलते हंसते शरारत करते लाल लाल अंग्रेज बच्चे थे। जो अंग्रेजों के जो बच्चे थे वो लाल लाल थे, क्योंकि गोरे होने के कारण, और उनके चेहरे पर लालिमा दिखाई दे रही थी, और पीली पीली उनकी आंखें थी। फाड़े पिता की उंगलियां पकड़कर चलते हुए अपने हिंदुस्तानी नैनिहाल भी थे। मतलब कुछ हमारे यहाँ के भी थे, हिंदुस्तान के, और कुछ अंग्रेज थे। पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे, जो बुजुर्गों को अपनी चारों तरफ लपेटे धन संपदा के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणियां भी थी, जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, वे तेज चलती थी। उन्हें ना चलने में थकावट आती थी, ना ही हंसने में लाज आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी, और घोड़े के साथ ही जरा जी होते ही किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार
सकती थी। मतलब किसी अगर कोई भी भारतीय उनके आने में चलने में आड़े आ जाता था तो उस पर जो है कोड़े बरसा दिए जाते थे। अंग्रेजों स्वतंत्रता से पहले की जो है कहानी है, तो अंग्रेजी शासन का भी इसमें वर्णन है, किस प्रकार से जो अत्याचार किया जाता था। दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापाद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारी भारत की कुल लक्ष्मियां भी थी, सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे दामन बचाती और संभालती हुई चलती थी। साड़ी की कई तहों में सिमटकर लोकलाज अस्तित्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनाओं में छिपाकर सहमी सहमी धरती में आके गाड़े कदम बढ़ाती थी। अंग्रेजी संस्कृति में और भारतीय संस्कृति में जो है अंतर दिखाया गया है। इसके साथ साथ ही भारतीयता का एक नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा थी। अंग्रेज करने वाला अंग्रेजी दी पुरुषोत्तम भी थे, जो नटीवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेजों को देखकर आंख बिछा देते थे। कुछ अपने भारतीय ऐसे भी थे जो अंग्रेजों को सलाम करते थे और भारतीयों को देखकर उनके नाक मुंह चढ़ते थे। दुम हिलाने लगते थे और वे अकड़कर चलते थे, मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला है। 2 घंटे के सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफेद होकर जम गए, मनुष्यता का वह ताता एक एक क्षीण हो गया। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहा था, वहीं हम भी वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। पीछे फिरकर देखा, यह लॉन बर्फ की चादर की तरह बिल्कुल स्तब्ध और सुन्न पड़ा था। सब सन्नाटा था। तल्लीलाल की बिजली की रोशनियां दीप मालिक सी जगमगा रही थी। वह जगमगाहट 2 मील तक फल हुए प्रकृति के जल दर्पण पर प्रतिबिंब हो रही थी। यह दर्पण का कांपता हुआ, लहरें लेता हुआ, वह जब प्रतिबिंबों को 100 गुना 1000 गुना करके उनके प्रकाश को मानो एकत्र और भूमि पूजीभूत करके व्याप्त कर रहा था। पहाड़ों के सिर पर की रोशनी तारों सी जान पड़ता था। हमारे देखते देखते एक घने पर्दे ने आकर इन सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी सफेद पर्दे के पीछे छिप गए। पास की वस्तु भी न दिखने लगी, मानो यह घनीभूत प्रलय थी। सब कुछ इस घनी गहरी सफेदी में दब गया। एक शुभ महासागर ने फैलाकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद्य सफेद शून्यता ही फैली हुई थी। ऐसा घना कोहरा हमने कभी न देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल निर्जन चुप था। वह प्रवाह न जाने किन हौसलों में जा छिपा। उस बृहदाकार शुभ्र शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। लेखक जो बता रहा है कि अब जो है समय हो गया था कि हम अपने होटलों के लिए चल देते हैं। रास्ते में 2 मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। 4 थे, 2 जिसमें से चले गए और 2 अपने होटल के लिए चल देते हैं। ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहां तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर में छिपकर सो रहना चाहता था, पर साथ के मित्र की सनक कब उठेगी कब थमेगी इसका कुछ ठिकाना नहीं था, और वह कैसा क्या होगी इसका भी कुछ अंदाजा उन्हें नहीं था। कहाँ जाओगे? जरा यहाँ बैठो। हम उस चूते कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा नामालूम हुआ। मैंने झिझक कर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। दूसरा जो है उत्तर देता है मित्र कि चलो बैठो अभी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए इस जोर से बैठा लिया गया और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान न था। यह जरा बैठना जरा न था। चुप चुप बैठे तंग हो रहा था।
उड़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा था। नंगे पैर हैं, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं, वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला, ना कोई पिछला, ना दाया ना बायां है। पास ही चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 बरस का होगा, गोरे रंग का, पर मैल से काला पड़ गया। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है, माथा जैसे अभी झुर्रियाँ खा गया है। अब हमें न देख पाया, वह हमें न देख पाया, कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर की तरफ फैला हुआ कोहरा, न जानने का तालाब और न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने इसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है रे? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू क्यों घूम रहा है? बालक मौन मूक फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? वो उससे पूछते हैं बच्चे से कि कल कहाँ सोया था और अब आज कहाँ सोएगा, तो वो कहता है यहीं कहीं सो जाऊंगा, दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। सैलरी के नाम पर नौकरी थी, झूठा खाना खाता था और 1 रुपया जो है उसकी तनख्वाह थी। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? उससे पूछते हैं, हाँ। आज क्या खाया? कुछ नहीं। अब क्या खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहीं सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं। इन्हीं कपड़ों से? बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह कैसा मूर्ख प्रश्न है। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और सोती थी, सो भाग आया। एक साथ और था एक साथी और था, उसी गांव का, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए। अब वह नहीं है। कहाँ गया? मर गया। इस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा, मर गया? हाँ साहब, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल में पहुंचे। वकील होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी 2 शाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझुलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओहो, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए यह लड़का है। कहाँ से लाए हैं? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, ये नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी? जी बस खूब है। अरे गौर से नौकर बना लिया जाए, गहरे गहरे से गहरे को नौकर बना लिया जाए। अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चपमच हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक? आप भी जरा अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वे 4 रुपए रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, पर झट कुछ निराशा भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा। मगर 10-10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं? सचमुच मेरी जेब में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के ने दांत बीच बीच में खटखटा
उठते हैं, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा कब? मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। मित्र चुप चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता। कल मिलना, वह होटल डीपव जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने आशा से पूछा। निराशा से। हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे, किसी दुकान की भट्टी में। बालक कुछ ठहरा। मैं असमंजस में रहा। वह प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे होठों पर, पार पर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ? जो कहो, लाचारी हो, निठुराई हो, या बेहयाई हो। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपो में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुरकर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपकार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई। मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडी कफन का प्रबंध कर दिया था। अब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। कहानी के कुछ प्रमुख कथन हैं। वे शब्द की सच्चाई के साथ संपूर्ण जीवित थे। मानव मनुष्यता का संपूर्ण बाजार सजकर सामने इठलाता जा रहा हो। भागते खेलते हंसते शरारत करते अंग्रेजों के लाल लाल बच्चे पीली पीली आंखों वाले पिता की उंगली पकड़कर चलते थे। अंग्रेज रमनियां थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट होती थी, ना ही हंसने में लज्जा आती थी। उधर हमारे भारत की लक्ष्मी सड़क के किनारे चलती थी, दामन बचाती हुई। धन्यवाद।